हेलो दोस्तों। कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग है जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए, गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि गामा तरंगे, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे या फिर माइक्रो तरंगे या फिर रेडियो तरंगे, ये सभी जितनी उदाहरण आप लोग देख रहे हैं ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति दो तरह से होती है। पहला, विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन एक त्वरित आवेशित कण है, ठीक है ना। तो त्वरित आवेशित कणों द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। देखते हैं कि दूसरा कारण क्या है। तो जब उच्च आवृत्ति की धारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण तरंग के रूप में होने लगता है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। मतलब कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उच्च आवृत्ति की धारा के कारण विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो तरंग के रूप में हो जाता है, और ऐसे तरंग को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या क्या हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इनमें विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों होता है। पांचवा गुण है कि जब विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो वैद्युत क्षेत्र है वो चुम्बकीय क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और छठा गुण है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का अधिकतम मान जो ई नॉट होता है तथा चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान बी नॉट होता है, इसका अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो ई नॉट अपॉन में बी नॉट जो होता है वो कैपिटल सी मतलब प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान ई नॉट चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान बी नॉट के अनुपात का मान सदैव एक प्रकाश की चाल, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, उसके बराबर होती है। दोस्तों सातवां गुण है कि प्रकाश की भांति विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि गुण होता है, ठीक है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग एक प्रकाश का ही भाग होता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है। उसी प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी परावर्तन और अपवर्तन होता है। दोस्तों बोर्ड के पेपर में एक अंक का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चालन धारा किसे कहते हैं, कंडक्शन करंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों आवेश प्रवाह के कारण किसी चालक में बहने वाली धारा को चालन धारा कहते हैं, जिसे स्मॉल IC से व्यक्त करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों विस्थापन धारा। तो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण बहने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, जिसे स्मॉल ID से व्यक्त करते हैं। स्मॉल ID = ई नॉट डेल्टा फाई ई, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन अपॉन में डेल्टा टी। ये विस्थापन धारा के एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों, जहाँ पर ई नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान और फाई ई बटाव में डेल्टा टी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फ्लक्स परिवर्तन का परिवर्तन होता है दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं दोस्तों। कि सूर्य के अंदर बैंगनी से लेकर लाल रंग तक का प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम फैला हुआ है। इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य के अंदर इस अदृश्य प्रकाश पराबैंगनी 3900 एंगस्ट्रॉम से कम तथा अवरक्त प्रकाश तरंग 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। इन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अतः
दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम तथा इसके अतिरिक्त गामा तरंगे, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे तथा रेडियो तरंगे के समूह को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, जब सूर्य के अंदर हम लोग वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का खोज किए तो प्रकाशों के जो एंगस्ट्रॉम में जो हमारा तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुआ, तरंग दैर्ध्य वो अलग अलग प्राप्त हुआ। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो प्राप्त हुआ उसे हम लोग कहने लगे दृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है ना दोस्तों। और 3900 एंगस्ट्रॉम से जो कम तरंग दैर्ध्य प्राप्त हुआ उसे हम लोगों ने कहा अदृश्य प्रकाश तरंग। उसके बाद 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा जो प्राप्त हुआ उसे हम लोग अवरक्त प्रकाश तरंग कहने लगे। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से जो दृश्य स्पेक्ट्रम, अदृश्य स्पेक्ट्रम तथा इसके अतिरिक्त गामा तरंगे, एक्स किरणें, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, इन लोगों के समूह को दोस्तों हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सारणी देख लेते हैं दोस्तों। इस सारणी में क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य और परास, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे कि गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश है वो 0.6 × 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है तरंग प्रकाश। और आवृत्ति परास दोस्तों 5 × 10⁻22 हर्ट्ज माइनस 3 × 10⁸ हर्ट्ज होता है। ये माइनस नहीं है दोस्तों, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परास है दोस्तों। उसी प्रकार से एक्स किरणों की बात करें तो 1 × 10⁻13 से लेकर 3 × 10⁻8 तक इसका तरंग दैर्ध्य प्रकाश होता है। फिर इसका आवृत्ति अगर देखें, अगर हम लोग एक्स किरणों का आवृत्ति परास देखें तो 3 × 10⁻21 से लेकर 1 × 10⁻16 तक होता है। पराबैंगनी विकिरण देखें तो 6 × 10⁻10 मीटर से लेकर 4 × 10⁻7 मीटर। इस प्रकार से इसका आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोस्तों चलता रहता है। इस तरह से ऐसे इन लोगों का हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे जितने भी हैं, वह गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, इस प्रकार से जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इन सबका तरंग दैर्ध्य प्रकाश और आवृत्ति परास हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस सारणी के माध्यम से हम एक बात देख सकते हैं कि जो गामा तरंगे हैं इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। जैसे 10⁻⁻14 मीटर, ऐसा तरंग दैर्ध्य प्रकाश किसी का भी नहीं है। तो गामा तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार से रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है ना। इसी क्रम में बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत क्या है। तो मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत ये है कि विद्युत संबंधी गॉस का नियम। मैक्सवेल ने विद्युत संबंधी गॉस का नियम दिया। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है दोस्तों। पहला सिद्धांत इन्होंने ये दिया कि जो गॉस का नियम है जिसमें कहा जाता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको इस सूत्र से माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है और इसका dA हम लोग क्षेत्रफल कर रहे हैं, तो इसके आवेश का ε0 गुना है। अब ये जो हम ऊपर हम लोग गॉस का नियम देखे, इसी को ही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। और दूसरा है चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम। पहला था वैद्युत संबंधी गॉस का नियम और दूसरा है चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली से गुजरने वाला संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। यहाँ पे जो रेखीय समाकलन हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B, इसका क्षेत्रफल कैपिटल A किए तो इसका जो रेखीय समाकलन आया वो उसका शून्य आया। तो जो संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स हमारा फाई E है ये हमारा शून्य के बराबर आ गया। तो इसी समीकरण नंबर 2 को मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों मैक्सवेल ने हमको
विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत दो। पहला गॉस का प्रथम नियम और दूसरा गॉस का द्वितीय नियम, और इसी ने उन दो नियमों को देखते हुए दोनों नियमों को जोड़ करके मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दे दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन कुंडली में बहने वाली धारा, जिसे चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किया, तो ये किसके बराबर आया? ये μ0 गुना IC। IC किसे कहते हैं दोस्तों? IC कहते हैं चालन धारा को, और ID किसे कहते हैं? विस्थापन धारा को। तो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का μ0 गुना चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। और इसी समीकरण नंबर 3 को, इसी को हम लोग समीकरण नंबर 3 कह देते हैं, और इसी समीकरण नंबर 3 को मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कहते हैं। दोस्तों मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, जो कि सबसे लास्ट है, विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे का नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हम लोग रेखीय समाकलन करते हैं दोस्तों, ये संपूर्ण वैद्युत चुम्बकीय फ्लक्स के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। और इसी समीकरण नंबर 4 को मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग वन शॉट देख लेते हैं दोस्तों कि मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय संबंध में हम लोगों को इसने 4 समीकरण दिया है दोस्तों। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिया है, ठीक है ना। चौथा क्या दिया है देख ले। पहला क्या दिया है तो गॉस का जो नियम था, गॉस का नियम जो विद्युत के संबंधी था, विद्युत के संबंध में जो था, इसको मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। गॉस का नियम था जो चुंबकीय तरंग के संबंध में, ये मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण था। जो तीसरा नियम था एम्पियर का परिपथीय नियम, तो इसने मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कह दिया। और विद्युत चुम्बकीय संबंधी जो फैराडे का नियम था, जिसे कहते हैं हम लोग रेखीय समाकलन वेक्टर E इंटू DL, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इसे फैराडे का जो विद्युत चुम्बकीय संबंधी था नियम, विद्युत चुम्बकीय जो संबंधित फैराडे का नियम था, इसी को मैक्सवेल ने अपना चौथा समीकरण कह दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पत्ति, गुण और चालन धारा, विस्थापन धारा और मैक्सवेल का सिद्धांत, चारों समीकरण को देख लिया। और इस तरह से वीडियो को विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण क्या क्या है, एक्स किरण, गामा किरण, अल्फा किरण, सारी किरणों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा।